तो चलिए बच्चों, आज हम तरलों के यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आशा है आपने पिछले दो चैप्टरों की एनसीईआरटी जितनी पढ़ाई गई थी उतनी पढ़ ली होगी। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या? पास्कल का नियम और गहराई के साथ दाब में परिवर्तन, इतना हमें आज पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। पास्कल का नियम। पहले हम पास्कल का नियम देखेंगे। देखिए, फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल ने पाया कि यदि किसी द्रव के सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हों और द्रव विराम अवस्था में हो तो उन सभी बिंदुओं पर दाब समान होगा। अर्थात द्रव में समान गहराई या समान ऊंचाई पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब बराबर होता है। यह सिद्धांत बहुत सरल दिखाई देता है, लेकिन यही तरल यांत्रिकी की जो है आधारशिला है। इसी नियम के कारण हमें समझ आता है कि बांध की जो दीवारें नीचे की ओर मोटी बनाई जाती हैं। अब क्यों बनाई जाती है वो आपसे इसको समझ में आएगा कि बांध की जो नीचे वाली दीवार है वो मोटी क्यों बनाई जाती है। हाइड्रोलिक मशीनें जो हमने देखी है, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, काम करती हैं। तो कैसे काम करती हैं वो भी देखा जाएगा। तो सारे हैं कि पास्कल का नियम कहता है स्थिर तरल में एक ही गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। तो अगला इस डायग्राम को देखिए आप। इस चित्र में एक बीकर में जो है स्थिर अवस्था का तरल है, मतलब विराम अवस्था का तरल है। तरल के भीतर एक बहुत छोटा त्रिकोना प्रिज्म जो है अवश्य अपशय ABCDEF लिया गया है। यह अपशय इतना छोटा माना गया है कि जो है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जो है नगण्य है, मतलब ना के बराबर है माना जा सकता है, यानी उसका जो है अपना वजन इस विश्लेषण में नहीं जोड़ा गया है। आप देखते हैं तरल द्वारा इस अपशय पर लगने वाला बल FA नीचे वाली तिरछी सतह पर तरल का अभिलंब बल है। FB जो है वो दाएं तरफ तिरछी तरह पर तरल का अभिलंब बल है। जो FC है वह बाएं तरफ एक सतह पर तरल का अभिलंब बल है। चित्र में θ1 और θ2 कोण दिखे हैं। ये उन जो सतहों पर क्षितिज के साथ कोण दर्शाते हैं ताकि हम बलों के जो है अपक्षयों को समझ सकें। हर हर बल हमेशा सतह पर लंबवत लगता है। यह तरल दाब का मूल गुण है, ये मैंने आपको पहले बताया था। अब तर्क समझें। यह अपक्षय विराम में है, इसलिए जो है उस पर कुल बल शून्य होना चाहिए। अर्थात तीनों सतहों पर लगने वाला बल बलों के लंबवत और क्षैतिज जो अवयव है अवयव आपस में संतुलित होते हैं। अब बल बराबर क्या होता है? दाब गुणा क्षेत्रफल। तो मान ले इन सतहों पर दाब जो है क्रमांश PA PB PC है और उनके क्षेत्रफल AB मतलब AA AB AC है। तो जो है F बल बराबर क्या होगा? PA गुणे ए क्षेत्रफल है। FB बराबर क्या होगा? PA इंटू AB, मतलब क्या होगा? बल बराबर क्षेत्रफल इंटू अपना ये दाब, मतलब बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल। तो उस हिसाब से निकलेगा। तो इस चित्र का जो है संदेश सरल है। तरल हर सतह पर लंबवत दबाव डालता है। छोटे अंतरिक्ष अवश्य जो है अवयव पर बलों का संतुलन दिखाता है कि एक ही स्तर पर दाब बराबर होता है। इसी विचार से आगे हम बांधों, पाइपों और हाइड्रोलिक उपकरणों की जो है कार्य प्रणाली समझते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। अब देखिए, अब हम विस्तार में समझते हैं कि तरल के अंदर बल कैसे कार्य करता है। इसके लिए एक संपूर्ण प्रिज्म जो है अवयव लिया गया है। जो चित्र मैंने आपको पीछे दिखाया गया था, चित्र का वितरण क्या है? यह अवयव तरल की विराम स्थिति में है। इसका आकार वास्तविकता में बहुत छोटा माना गया है ताकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य हो और केवल दाब के प्रणाली को ही देखा जा सके। इस अवयव के इस अवयव के जो है प्रत्येक बिंदु पर तरल की गहराई समान है, इसलिए हर बिंदु पर दाब बराबर होगा। अब सिद्धांत का स्पष्टीकरण क्या है?
स्थिरता स्पष्ट समझने में आसानी के समझने में आसानी के लिए इस अवयव को बड़ा बनाकर दिखाया गया है। इस अवयव पर जो बल लगता है वह केवल और केवल आसपास के शेष तरल के कारण लगता है। तरल हमेशा सतह की अभिलंब बल लगता है। इसलिए अवयव की हर सतह पर बल उसकी तरह के लंबवत कार्य करता है, मतलब उसकी सतह से लंबवत कार्य करता है। इसलिए अवयव की जो हर सतह पर जो बल होता है वो सतह के लंबवत कार्य करता है, मतलब परपेंडिकुलर कार्य करता है। मुख्य निष्कर्ष क्या है? तरल में विराम स्थिति में समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर दाब बराबर होता है। प्रिज्म जो है अवयव के उदाहरण से हमें यह भली भांति समझ आता है कि तरल द्वारा लगाया गया बल हमेशा सतह के लंबवत और जो है संतुलन में होता है। तो इस स्लाइड से यह स्पष्ट होता है कि पास्कल के नियम का गणितीय और भौतिकी प्रमाण इस तरह के प्रिज्म अवयव से आसानी से समझा जा सकता है। हम्म। तो अब इस वाली स्लाइड पर आते हैं। तो अब हम चित्र 9.2 का गणितीय विश्लेषण करते हैं। मान लें कि प्रिज्म अवयव के तीन सतहों पर क्रमांश दाब पीए, पीबी और पीसी कार्य कर रहे हैं। इसके अनुरूप बल होंगे एफ ए, एफ बी और एफ सी। ये बल हमेशा अपनी अपनी सतहों पर अभिलंब कार्य करते हैं। सतहों के नाम दें तो बी ई एफ सी सतह का क्षेत्रफल हुआ ए बी, ए डी एफ सी सतह का क्षेत्रफल हुआ ए सी, ए डी ई भी सतह का क्षेत्रफल हुआ ए ए। बलों का संतुलन निकालेंगे तो अवयव संतुलन में है, इसलिए बलों के अवयव एक दूसरे को संतुलित करते हैं। सामान्य अवस्था से एफ ए साइन थीटा बराबर एफ सी, एफ बी कॉस थीटा बराबर एफ ए। तो जो है ज्यामिति से ए बी साइन थीटा बराबर ए सी, इसी प्रकार और ए बी कॉस थीटा बराबर ए ए। अब अनुपात निकालते हैं। एफ ए बटा एफ ए बी बराबर एफ सी बटा ए सी बराबर एफ ए बटा ए ए। इसलिए एफ बटा ए ही दाब होता है, इसीलिए पीबी बटा बराबर पीसी बराबर पी, तीनों दाब बराबर हो गए। तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि एक ही गहराई पर स्थित सभी सतहों का दाब समान होता है। यही पास्कल के नियम का गणितीय प्रमाण है। तब आते हैं अगले पे। द्रव, अब इसमें अब हम बात करते हैं कि द्रव्य में दाब किस प्रकार कार्य करता है। द्रव्य में दाब की समानता। जब कोई द्रव्य विराम अवस्था में होता है तो उसके भीतर सभी दिशाओं में दाब समान रूप से कार्य करता है। दाब एक जो है अदिश राशि है, इसलिए इसे किसी विशेष दिशा में नहीं बांधा जा सकता। द्रव्य की सतह पर किसी भी क्षेत्रफल पर दाब हमेशा अभिलंब रूप में कार्य करता है, चाहे क्षेत्रफल का अभिमुख कोई भी क्यों ना हो, वो हमेशा अभिलंब रूप में कार्य करता है। क्षितिज तल पर दाब। अब क्षैतिज तल पर दाब, कल्पना करें कि द्रव्य में एक समान अनुप्रस्थ काट वाली क्षैतिज जड़ रखी हुई है, इसको हम बार इंग्लिश में कहते हैं। स्थिर अवस्था में इस छड़ के दोनों सिरों पर समान क्षैतिज बल कार्य करेगा। इसका मतलब यह है कि क्षैतिज तल पर जो है द्रव के सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। निष्कर्ष यह, यदि द्रव के विभिन्न जो है भागों पर दाब समान हो तो द्रव बहने लगेगा, मतलब यदि द्रव के विभिन्न भागों पर दाब समान हो तो द्रव बहने लगेगा। इसलिए स्थिर अवस्था में क्षैतिज जो तल पर दाब के जो है हर स्थान पर दाब बराबर होना चाहिए। तो इस स्लाइड से हमें यह सीखा कि द्रव की स्थिति स्थिर स्थिर अवस्था में क्षैतिज जो है तल पर हमेशा दाब समान रहता है, और यदि ऐसा ना हो तो द्रव जो है असंतुलन के कारण गति करने लगेगा। ठीक है। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम समझते हैं कि द्रव्य में दाब ऊंचाई के साथ कैसे बढ़ता है। जो द्रव्य की जो है विराम अवस्था में विचार करते हैं। चित्र 9.3 के अनुसार मान लीजिए द्रव्य में दो बिंदु हैं। बिंदु एक बिंदु दो से एच ऊंचाई पर है, मतलब बिंदु एक और बिंदु दो जो है एच ऊंचाई पर है। बिंदु एक पर दाब कितना है P1, बिंदु दो पर दाब कितना है P2। यानी हमें यह पता लगाना है कि किसी निश्चित ऊंचाई एच से नीचे जाने पर दाब कितना बदलेगा। अब जो है बेलनाकार जो है तरल अवयव। अब हमें एक जो है बेलनाकार द्रव का अवयव मानते हैं।
जिसका आधार क्षेत्रफल कितना होगा ए, ऊंचाई कितनी है पता है एच। इस बेलनाकार अवयव पर लगने वाले बल देखें। क्षैतिज दिशा में परिमाणी बल किसके बराबर होगा, शून्य, क्योंकि द्रव्य संतुलन में है, ठीक है। इसलिए क्षैतिज दिशा में यह परिमाणी बल शून्य होगा। अब उत्तराधिकार दिशा जो है उत्तरार्धर दिशा में परिमाण बल इस द्रव का अव्य के भार के बराबर होगा। मतलब जो ऊर्ध्वाधर दिशा में परिमाणी बल जो है वो जो है इस द्रव अवयव का भार के बराबर होगा। महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है, द्रव्य में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ऊपर का द्रव्य नीचे वाले बिंदुओं पर भार डालता है, इसलिए निचले बिंदु पर दाब अधिक होता है। ऊंचाई का जो है फर्क और द्रव्य का घनत्व मिलकर दाब के अंतर को जो है निर्धारित करते हैं। तो इस स्लाइड से हमें यह समझ आता है कि द्रव्य में दाब ऊंचाई और गहराई पर निर्भर करता है, जितनी अधिक ऊंचाई उतना अधिक दाब। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब हम बेलनाकार द्रव्य अवयव पर लगने वाले जो है ऊर्ध्वाधर बलों का विश्लेषण करते हैं। ऊर्ध्वाधर बलों का समीकरण, बेलन के ऊपरी सतह पर दाब P1 है। इस सतह का क्षेत्रफल A है, अतः ऊपरी सतह का बल क्या होगा, P1 × A। बेलन की निचली सतह का पर दाब कितना है, वो है P2, क्षेत्रफल वही है A, तो अतः निचली सतह पर बल कितना होगा, P2 × A। और द्रव का अपना भार कितना है, M × G। तो संतुलन की शर्तें में देखी हैं, बाल बल में फर्क कितना हुआ, P2 - P1 गुणा क्षेत्रफल यानी A बराबर किसका होगा, द्रव का अपना भार, जो कि क्या है, mg। तरल का घनत्व और दाब का अंतर, द्रव का द्रव्यमान m लिखा जा सकता है। तो m बराबर जो है हम डेल्टा v लिख सकते हैं, और जो v है अपना वो क्या है, h × A। अब जो रो क्या है वो है द्रव का घनत्व, h है ऊंचाई और a है आधार क्षेत्रफल। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P2 - P1 इंटू रो एच ए या फिर रो जी एच, ठीक है। अब इसको रो जी एच लिख सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या हो, द्रव में दो बिंदुओं के बीच दाब का अंतर केवल तीन चीजों पर निर्भर करता है, द्रव का घनत्व जो कि रो है, ऊंचाई का अंतर h, या फिर गुरुत्वाकर्षण मतलब जो है अपना ग्रेविटी, उसको जी से हम जो दर्शाते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे जैसे हम तरल में नीचे जाते हैं दाब रैखिक रूप से बढ़ता है। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। हम्म, तो अब देखते हैं चित्र 9.3 को। अब देखिए इस चित्र में द्रव के अंदर एक बेलनाकार स्तंभ की कल्पना की गई है। स्तंभ की ऊंचाई h है, आधार क्षेत्रफल a है, द्रव का घनत्व रो है। ऊपरी सतह पॉइंट पर द्रव्य जो है P1 है, बल होगा P1 गुणे क्षेत्रफल यानी A। यह बल नीचे की ओर कार्य करता है। निचली सतह पर द्रव्य जो है P2 होगा, बल P2 × A होगा, तो यह बल ऊपर की ओर कार्य करता है। बेलन का भार, अब बेलन का भार कितना होगा, द्रव्य स्तंभ का द्रव्यमान m बराबर रो वी होगा। तो v क्या है, h × A, हाइट × द्रव्यमान, और तो रो इंटू h × A, तो भार कितना हुआ, mg बराबर रो जी एच ए। यह बल नीचे की ओर कार्य करता है, ठीक है। तो मुख्य निष्कर्ष क्या हुआ, द्रव्य में गहराई h बढ़ने पर दाब रो जी एच से बढ़ता है, यानी दाब बराबर ऊंचाई गुणे घनत्व गुणे गुरुत्व। तो इस कारण समुद्र या तालाब में नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। तो इस चित्र से हमें यह स्पष्ट समझ आता है कि द्रव्य में दाब गहराई पर निर्भर करता है और नीचे जाते ही रैखिक रूप से बढ़ता है। चलिए अगले इस पर आते हैं। तो देखो इसमें जो है अब हम निकालते हैं कि द्रव्य में किसी भी गहराई पर दाब का सूत्र। मान लीजिए बिंदु 1 और बिंदु 2 के बीच जो है ऊर्ध्वाधर दूरी h है। दाब का अंतर P2 - P1 तीन चीजों पर निर्भर करता है, द्रव का घनत्व, ऊंचाई और गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी इसको हम बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। तो यदि यदि बिंदु एक को द्रव्य की तरह सतह पर मान लें जहां द्रव्य सीधे वायुमंडल से जुड़ा है, तब बिंदु एक पर दाब P1 = P0 होगा, यानी वायुमंडलीय दाब। अब इस स्थिति में बिंदु दो जो गहराई h पर है वहीं का दाब होगा। तो P2 बराबर क्या होगा, P1 + रो जी एच। निष्कर्ष, अब किसी द्रव्य में गहराई h पर दाब सतही वायुमंडलीय दाब प्लस पीजीएच
होता है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पी बराबर पी नॉट बराबर प्लस रो जी एच। यानी सतह पर दाब वायुमंडल के कारण है, और जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं दाब रो जी एच की वृद्धि होती है। यही कारण है कि समुद्र के तल पर दाब बहुत अधिक होता है। बांध की दीवारें ऊपर पतली और नीचे मोटी बनाई जाती हैं, और पनडुब्बी और ड्राइविंग सूट इस अतिरिक्त दाब को सहन करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। हाँ, अब हम समझते हैं वायुमंडलीय दाब हाइड्रोस्टैटिक जो है विरोधाभास। जब कोई पात्र वायुमंडल के लिए खुला होता है और उसमें द्रव भरा हो, सतह से एच गहराई पर स्थित बिंदु पर दाब कितना होगा, पी इक्वल टू पी जीरो प्लस रो जी एच, बताया था मैंने। एच गहराई पर स्थित किसी भी बिंदु पर अतिरिक्त दाब कितना होगा, पी माइनस पी नॉट बराबर रो जी एच। समीकरण 9.7 से हमें यह भी समझ आता है कि दाब का जो है निर्धारण केवल द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यह द्रव स्तंभ की आकृति, आधार या अनुप्रस्थ काट पर निर्भर नहीं करता है, ये बात आपको याद रखनी है। मुख्य तथ्य क्या है, समान क्षेत्र तल पर सभी बिंदुओं पर द्रव का जो है दाब समान होता है। इस विचार से उत्पन्न होता है हाइड्रोस्टैटिक विरोधाभास। उदाहरण के लिए तीन अलग अलग आकार के पात्र ए बी सी चित्र 9.4 में दिखाए जाएंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें अलग अलग आकार और आयतन में पानी भरा है, या लेकिन यदि तीनों पात्रों की गहराई समान है तो तल पर दाब भी समान होगा। यानी पात्र के आकार या कि उसमें भरे पानी की मात्रा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दाब सिर्फ ऊंचाई एच, घनत्व रो और जो है गुरुत्वाकर्षण जी पर निर्भर करता है। निष्कर्ष, इसलिए इस स्थिति को हाइड्रोस्टैटिक विरोधाभास कहा जाता है। अलग अलग आकार और आयतन वाले पात्रों में समान गहराई पर दाब हमेशा समान होगा। तो देखिए आते हैं, आप आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए अब आप डायग्राम। अब देखते हैं चित्र 9.4। इसमें हाइड्रोस्टैटिक विरोधाभास को दर्शाया गया है। यहाँ तीन अलग अलग आकार में पात्र लिए गए हैं ए बी सी। तीनों में पानी समान ऊंचाई तक भरा गया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि तीनों पात्रों में पानी की मात्रा अलग अलग है। यह अब सवाल यह है कि तल पर दाब कितना होगा। पात्र ए में पानी कम है, पात्र बी में पानी ज्यादा है, और पात्र सी में पानी और भी अलग मात्रा में है, लेकिन तीनों में पानी की ऊंचाई एच समान है। पास्कल का नियम और द्रव दाब का सूत्र क्या कहता है, पी इक्वल टू पी नॉट बटा रो जी एच। इससे स्पष्ट है कि तल पर दाब केवल इन पर निर्भर करता है, किन पर निर्भर करता है, द्रव की ऊंचाई, द्रव का घनत्व और गुरुत्व। अब इस पात्र का आकार या पानी की कुल मात्रा का इसमें कोई प्रभाव नहीं है। निष्कर्ष, इसलिए हम इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक विरोधाभास। अलग अलग आकार और अलग अलग आयतन वाले पात्रों में यदि द्रव की ऊंचाई समान हो तो तल पर दाब हमेशा समान रहेगा। आज हमने क्या पढ़ा, पास्कल का नियम, गहराई के साथ दाब में परिवर्तन। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, एक उदाहरण देखेंगे, उसके साथ हम वायुमंडलीय दाब तथा जो है गेज दाब को समझेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर भी लंबा हो गया, कुछ बात नहीं। ठीक है, तो अच्छे से एनसीईआरटी रिवाइज कर लीजिएगा इस टॉपिक की। लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।